वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में अवामी जलसे में इंडी इत्तेहाद की पॉलिसियों को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, लोगों की जायदाद पर कांग्रेस का पंजा। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में जायदाद को कब्जे में लेकर सबको तकसीम करने के ऐलान पर किया तनकीद। लोकसभा के दूसरे और बकिया मरहलों के लिए तशहीदी मुहिम शबाब पर वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में अवामी जलसे से किया खिताब। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कांग्रेस को बताया सनातन और राम मुखालिफ। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल ने कहा, वजीर आजम को भेजा पार्टी का इंतखाबी मंशूर, उनके बयान को बताया गलत। तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर ने तशरीफ कर अवाम से मांगी हिमायत। समाजवादी पार्टी ने एक और फहरिस्त जारी की। कन्नौज की सीट से अखिलेश ने अपने कुंबे से तेज प्रताप को बनाया उम्मीदवार। कर्नाटक में नेहा हिरेमठ के कत्ल मामले से अवाम में नाराजगी। बीजेपी ने वाक़े के खिलाफ कर्नाटक के मुख्तलिफ मकामात पर किया एहतजाजी मुजाहिरा। मकतूला के वालिद और कांग्रेस कौंसलर निरंजन हिरेमठ ने अपनी ही हुकूमत के तरीक़ाकार पर उठाए सवाल। मगरबी बंगाल की ममता हुकूमत को लगा बड़ा धचका। 23,000 से जायद असातिज़ा की तकर्री को कोलकाता हाई कोर्ट ने किया मंसूख। तमाम असातिज़ा को 4 हफ्ते में तनख्वाह वापस करने की हिदायत। वजीर दिफा राजनाथ सिंह सियाचिन के दौरे पर दुनिया के सबसे बुलंद मैदानी जंग में तैनात फौजियों से की मुलाकात। कहा, दिवाली का पहला दिया, होली का पहला रंग भारत के मुहाफिजों के नाम होना चाहिए। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इंडी इत्तेहाद के अरकान मायूसी का शिकार है और इख्तियार और खानदान के लालच की वजह से मुल्क का मुस्तकबिल देखने से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अवाम की जायदाद पर नजर जमाए हुए है। कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने देश के लोगों को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है। आज तक इन्होंने अपनी अकूट संपत्ति से देश के किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। अब इनकी नजर देश के लोगों की संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। दोनों शहजादों की अकरबा परवरी और खुशामद की सियासत को खत्म करने के लिए वजीर आजम ने अलीगढ़ के अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने फिसाद, कत्ल और गैंगवार को समाजवादी पार्टी की हुकूमत का ट्रेडमार्क बताया। साथ ही उन्होंने खुशामद की सियासत से ऊपर उठकर तरक्याती काम की हुसूलियाबियों का भी जिक्र किया। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक
आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमानदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। साथियों, इसी क्षेत्र में 3 तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। और सिर्फ बेटियों का नहीं, और 3 तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक इंतखाबी जलसे को खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ इसलिए मिर्ची लग रही है क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर का जिक्र किया है। कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। अमित शाह ने मरकजी हुकूमत के जरिए किए गए तरक्याती कामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कबायली भाइयों और बहनों को अब सेहत पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए हुकूमत की जानिब से इमदाद मिल रही है। 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। 5 लाख तक कोई भी मेरा आदिवासी भाई बहन बीमार पड़े, इलाज के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है। 70 साल के ऊपर के गरीब क्या, पैसे वाला क्या, गांव क्या, शहर क्या, सभी का 5 लाख तक का खर्चा माफ हो जाएगा। और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर खुशामद की सियासत का इल्जाम लगाया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस में उन लोगों को आगे बढ़ाया जाता है जो मुल्क मुखालिफ ताकतों की हिमायत करते हैं। कांग्रेस पार्टी को देश विरोधी ताकतों को समर्थन देने में मजा आता है। अभी अभी कर्नाटक में एक राज्यसभा का सांसद नासिर हुसैन, वो राज्यसभा में चुना गया। विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए और मल्लिकार्जुन खड़गे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके प्रदेश से ये घटना घटती है। एक शब्द नहीं बोला जाता, एक शब्द नहीं बोला जाता। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं किसी राज्यसभा के सदस्य बनने पर नासिर हुसैन के। बताइए, ये राष्ट्र विरोधी ताकतों को समर्थन है कि नहीं है? समर्थन है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर सीकरी में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने मोदी हुकूमत में होने वाले तरक्याती कामों का भी जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या और काशी ने अपने हदफ को हासिल कर लिया है, अब ब्रज भूमि के लिए आपकी बारी है। ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। आगरा भी गंगा जल का सेवन कर रहा है और हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि हुकूमत के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कांग्रेस सदर ने कहा कि अगर उनके पास अपना कोई ठोस मुद्दई, कोई ठोस काम है तो वो बता सकते हैं, जैसा कि हमने नरेगा, फूड सिक्योरिटी के बारे में बताया है।
जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं तो ऐसी चीज़ें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम हैं, वो बता सकते हैं। जैसा कि हमने नरेगा का बताते हैं, फूड सिक्योरिटी का बताते हैं, कंपलसरी एजुकेशन का बताते हैं, आरटीए का बताते हैं और रूरल हेल्थ मिशन का बताते हैं। ये हमने किया है, हम बता वैसा काम उन्होंने कहने दो जो जनता के भलाई के लिए और सबके लिए है। तो उनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, वो हमेशा कांग्रेस को टीका करते हैं या अपोजिशन, और खास करके आजकल तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई लीडर नहीं है। इस बीच कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि इंतखाबात को खुश उसलूबी के साथ लड़ना चाहिए और इसकी शुरुआत खुद वजीर आजम से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के मंशूर को पूरी तरह से गलत साबित कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस ने पूरे भारत से पीएमओ को मंशूर भेजने का फैसला किया है। Election should fight with harmonious mindset. That should begin from the Prime Minister itself, because Prime Ministership is the big position in this country, constitutional position. But this is quite unfortunate. He is lying everything. He is misquoting, entirely misquoting the Congress manifesto. That is why we decided to send the manifesto from all over India to PMO. त्रिवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने अपने इंतखाबी हल्के में इंतखाबी तशहीर की। इस दौरान उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि ऐसा बयान मुनासिब नहीं है। उन्होंने कमीशन से इसके खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। I'm sorry, this is a very disgraceful speech made by the Prime Minister. But you know, the fact is that people realize that when he says the Congress party is going to take all your wealth and give it to the Muslims, that this is just a nakedly communal appeal which normally any civilized election commission would disallow and warn the candidate for speaking like this. It's simply not decent, number one. Number two, it has never happened. The Congress party is constantly accused by Mr. Modi of having ruled the country for 65 years. Have we taken away people's wealth and given it to the Muslim community? What nonsense is this talk? How can the Prime Minister, a man I respect as the Prime Minister of India, how could he talk like this? I'm truly disappointed. और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए एक और फहरिस्त जारी कर दी है। इसमें कन्नौज और बलिया सीटों से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। अखिलेश ने अपने खानदान के रुकन तेज प्रताप यादव को कन्नौज से टिकट दिया है, जबकि सनातन पांडे को बलिया से टिकट दिया गया है। कन्नौज सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में काफी दिन से पशोपेश था और कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव खुद इस सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। ताहम अब ये वाज़ेह हो गया है कि अखिलेश यादव फिलहाल लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कांग्रेस मरकजी इंतखाबी कमेटी ने आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 38 उम्मीदवारों की नई फहरिस्त जारी की है। आंध्र प्रदेश असेंबली के लिए वोटिंग 13 मई को होगी और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। कांग्रेस ने इससे कबल 9 अप्रैल को असेंबली इंतखाबात के लिए 12 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की थी। आंध्र प्रदेश में 175 असेंबली सीटों के लिए इंतखाबात होंगे। पूर्णिया लोकसभा सीट जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, पिछले 20 सालों से अब एनडीए के पास है। जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा पूर्णिया सीट से 2 बार जीत चुके हैं। पूर्णिया में दूसरे मरहले की वोटिंग 26 अप्रैल को है। हमारे नामानिगार नितेंद्र सिंह ने एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा से खुसूसी बातचीत की। संतोष जी, ये बताइए, क्या तीसरी बार आप हैट्रिक लगा पाएंगे? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, माननीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से बड़े अंतर से पूर्णिया की जनता चुनाव जीतेगी, एनडीए चुनाव जीतेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आप 2 बार सिटिंग सांसद रहे हैं। कई मौक़ों पे ये बोला गया है कि जनता बोलती है कि आप क्षेत्र में कम जाते हैं। हम लोग का क्षेत्र लोकसभा बड़ा होता है और हम लोग सदन जब चलता है तो दिल्ली रहते हैं और सदन के बाद कंप्लीट रूप से हम लोग क्षेत्र में रहते हैं और पूर्णिया रहते हैं। जिस तरीके से 10 वर्षों में पूर्णिया का हमने विकास किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नेता नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, कई संस्थाएं, देश का सबसे पुराना जिला पूर्णिया, लेकिन यहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज विश्वविद्यालय हो गया। और हाल के दिनों में
प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ। 500 बेड का मेडिकल कॉलेज और 100 उसमें मेडिकल के स्टूडेंट भी पढ़ेंगे। पासपोर्ट कार्यालय हम लोगों ने खुलवाने का काम किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये सारे काम हो पाए। और सड़क का बिजली ये तो आप कॉमन सी बात हो गई। आप देख रहे हैं कि एकदम पूर्णिया से अब झारखंड जाने के लिए 4 लेन एक्सप्रेसवे बन गया जो 2500 करोड़ की लागत से, उसमें गंगा में ब्रिज बन रहा है। तो यहाँ से पूर्णिया से झारखंड साहबगंज जाने 1 घंटे में हम चले जाएंगे। रेल के क्षेत्र में भी अभी हाल के दिनों में पटना के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं थी। अब एक ट्रेन शाम को यहाँ से खुलती है जो पटना 4 बजे सुबह पहुँचा देती है। और हमारा पूर्णिया का वायु सेवा बहाल करना है। तो उसमें जो अभी टर्मिनल में लैंड एक्विजिशन का काम हो गया है, डीपीआर का टेंडर हो गया है। अब जो है कि वो जैसे ही उसका चुनाव आचार संहिता खत्म होगा, मुझे लग रहा है कि टर्मिनल बिल्डिंग और उसके सारे टेंडर्स होंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी हैं तो 2025 तक पूर्णिया से एयरपोर्ट भी चालू हो जाएगा। तो ये थे संतोष कुशवाहा जिन्होंने कहा कि जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी इस बार टूटेगा और रिकॉर्ड मतों से वो फिर एक बार विजय होंगे। ये उनका एक तरह से आत्मविश्वास है। और निश्चित तौर पे पूर्णिया एक हॉट सीट है, त्रिकोणीय मुकाबला है और सीमांचल का ये क्षेत्र एक तरह से जो बिहार की एक प्रमुख लोकसभा क्षेत्र भी है। कैमरामैन पीयूष के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़ पूर्णिया। और कर्नाटक के हुबली में नेहा हिरेमठ के कत्ल के बाद एक और दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है जिसने कर्नाटक को झंझोड़ कर रख दिया है। बेलगावी पुलिस ने एक हिंदू औरत को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराने के इल्जाम में एक मुस्लिम शख्स रफीक और उसकी अहलिया को गिरफ्तार किया है। खातून ने इल्जाम लगाया कि रफीक और उसकी बीवी ने कुछ ज़ाती तस्वीर का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल किया, नेज़ इस्लाम कबूल करने और हर रोज़ नमाज पढ़ने के लिए कहा। मुलजिम की शनाख्त रफीक के तौर पर हुई है जो बेलगाम का एक ताजिर है। बेलगावी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पूरे मामले में इस्मत दरी के इल्जाम की तस्दीक नहीं की गई है। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी ले रहे हैं हम कर्नाटक से ही। जो बेलगावी का वाक़या है उसके अंदर खातून ने ज़ात पात की बुनियाद पर नाजिबा अल्फाज के भी इल्ज़ाम लगाया है। मुतासरा खातून ने रफ़ीक पर ज़्यादती का भी इल्ज़ाम आयद किया है। और कर्नाटक में हुबली के एक कॉलेज कैंपस में नेहा के कत्ल पर हुबली धारवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कांग्रेस काउंसिलर और नेहा के वालिद निरंजन हिरेमठ ने कहा है कि कर्नाटक पुलिस नेहा के कत्ल के मामले में संजीदा नहीं है और इसीलिए सीबीआई की तहकीकात करना चाहते हैं। वो उन्हें कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत पर भी भरोसा नहीं है। कर्नाटक के हुबली में तालिबा के कत्ल के मामले में बीजेपी ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा है कि मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलना चाहिए। उनके वालिद कांग्रेस के कॉरपोरेटर हैं। नेहा के वालिद को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। और आइए अब रुख करते हैं कोलकाता का। अगली खबर कोलकाता से। कोलकाता हाई कोर्ट ने पीर को मगरबी बंगाल के असातिज़ा भर्ती घोटाला मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई तमाम मुलाजमतें मनसूख कर दी। कोलकाता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने सख्ती करते हुए कहा है कि जो लोग तवील अरसे से गैर कानूनी काम कर रहे हैं उन्हें 4 हफ्तों में सूद समेत तनख्वाहें वापस करनी होंगी। इसके तहत 23,000 से ज़ायद मुलाजमतें मनसूख की गई हैं। इसे 2016 के पैनल में मुलाजमत मिली। जिन लोगों को पैनल की मुद्दत खत्म होने के बाद मुलाजमतें मिली हैं उन्हें अदायगी करनी होगी। सीबीआई इस मामले में तहकीकात जारी रखेगी जिसमें सीबीआई किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है।
खबर साल 2016 में मगरबी बंगाल हुकूमत ने स्कूलों में असातिज़ा की भर्ती की थी। ये भर्ती सरकारी स्कूलों के लिए थी जिसके लिए सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए असातिज़ा का इंतखाब किया जाना था। इस भर्ती में बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात लगे और मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। इस मामले में घपले को लेकर कई अर्जियां दायर की गई थी और अदालत ने उन सब की एक साथ समाअत की। कोलकाता हाई कोर्ट के हुक्म पर सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की और मगरबी बंगाल के साबिक वजीर तालीम पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने साबिक वजीर तालीम के करीबी साथी अर्पिता मुखर्जी की कोलकाता की रिहाइशगाह से 21 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के जेवरात बरामद किए थे। इसके अलावा मगरबी बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के कुछ ओहदेदारान को भी गिरफ्तार किया गया था। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मशरक़ी दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर इतवार को जबरदस्त आग लग गई। ताहम रात गए आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। लैंडफिल साइट के 20% में बढ़ते हुए धुएं के साथ आग अब भी देखी जा सकती है। हमारे नामा निगार सुरेश शर्मा ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का जायजा लिया। हम अभी गाजीपुर लैंडफिल साइट पर मौजूद हैं। रविवार शाम को यहाँ भीषण आग लगी थी कूड़े के ढेर में। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हर साल जब भी गर्मियों का मौसम आता है तो ये परेशानी जनता के सामने निकल कर आती है। कल से लगातार यहाँ पर आग में काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हम आपसे कह सकते हैं कि यहाँ पर सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। इससे जो इस धुएं से जो जहरीली गैस निकल रही है, इससे स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी आ रही है और बदबू तो यहाँ भयंकर रूप से यहाँ बदबू है, जिसकी वजह से यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। हमारे साथ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से साजिद जी जुड़ रहे हैं। रात लगभग तकरीबन 11 बजे आग लगी है। मैं रात को 2 बजे गया हूँ, फिर भी मतलब आग पे काबू नहीं पाया गया। इसमें 21-22 एक्सीवेटर हसीन ने मिलकर में गीला कचरा डाला है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और मॉर्निंग में कुछ में दमकल वगैरह भी आए हैं, तभी भी कुछ थोड़ा रिलीफ मिला है। अभी भी मैम है कि 20% अभी भी आग बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी दुख वाली है तो ये बात है कि इसमें जितनी भी मशीन है 95% जितनी भी मशीन है सारी से लाइट से ही मतलब वर्क करते हैं, और लाइट नहीं आएगी तो फिर ये समथिंग 10 डेज तक मतलब कोई काम नहीं होएगा। ये यहाँ पे जो जहरीली गैस निकल रही है, इससे कई तरीके की बीमारी में फैल रही है मैम, सब में, पूरे एरिया में, समथिंग 1 किलोमीटर के दायरे में, राउंड में, सब में है ये हल्का असर। और इसकी वजह से थोड़ा गर्मी का टेम्परेचर भी हाई हो गया है। इसकी वजह से गर्मी का टेम्परेचर भी हाई हो गया है। तो हम बात कर रहे थे साजिद जी से, तो आपको ये बता रहे थे कि किस तरीके से 10 दिन तक तो इस समस्या का समाधान अब निकल नहीं सकता है। ये कह रहे हैं कि आग पर जरूर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी 20% आग वहां बाकी है और ये उठता हुआ धुआं इसका गवाह है। कैसे इस परेशानियों से निजात पाई जाएगी और किस तरीके से इससे काबू पाया जाएगा, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन विनय के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज दिल्ली। वजीर दिफा राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पर पहुंच गए। वजीर दिफा ने सियाचिन बेस कैंप में जंगी यादगार पर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। ये सब तो वीडियो कर दो। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर तैनात मुसल्लह अफवाज के जवानों से मुलाकात की। उन्होंने फौजियों की हौसला अफजाई की और मुल्क के दिफा में तैनात होने पर उनकी तारीफ भी की। वजीर दिफा ने सियाचिन ग्लेशियर पर कंट्रोल को यकीनी बनाने के लिए फौज के जरिए चलाए गए एक ऑपरेशन मेघदूत की भी सताइश की। सुखद संयोग है कि अभी पिछली 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे हुए हैं और 13 अप्रैल 1984 के दिन भारतीय सेना ने एक ऐसा सैन्य अभियान चलाया जिसकी मिसाल आज दुनिया में दी जाती है। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सैन्य इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो बीते 4 दशक से एक एक भारतीय को रोमांचित कर रहा है। सियाचिन में चला ऑपरेशन मेघदूत की सफलता हम सभी भारतीयों के लिए मैं मानता हूं कि एक गौरव का यह विषय है।
और गैर मुल्की खबरों में मालदीव में इतवार को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में सदर मोहम्मद मुइज़ की पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने 66 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है। इस इंतखाब को मुल्क के सदर मोहम्मद मुइज़ के लिए बहुत ही अहम करार दिया जा रहा है। अगली खबर इसराइल से। इसराइल पर ईरान के हालिया हमले के बाद ब्लैक सी के नज़दीक सहरा में एक बैलिस्टिक मिसाइल की बाक़ियात मिली हैं। इस हमले ने इसराइल को नुकसान पहुंचाया। दरअसल तेहरान ने यह हमले 1 अप्रैल को मुबैना इसराइली फ़िज़ाई हमले के जवाब में किए थे, जिसमें दमिश्क में ईरान के सिफारती अहाते की एक इमारत तबाह हो गई थी। खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई इंडियंस ने अपने पिछले मैच में पंजाब किंग्स को शिकस्त दी थी। राजस्थान ने अपने आखिरी मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को शिकस्त दी थी। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।